केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे देश। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं लाली वर्मा हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने सभी कार्यों को, नियमित दिनचर्या को बहुत अच्छे से अपनाते हुए खुशी खुशी अपने सारे कार्यों के बीच में तालमेल स्थापित करते हुए अपने कार्य को हंसमुख होने के साथ साथ कर रहे होंगे, है ना। सोच रहे होंगे एक ही बात में कितनी सारी बातें। जी हाँ, यही तो जीवन का चक्र है मेरे विद्यार्थियों, जो इस जीवन में बहुत अच्छे से सारी समस्याओं का और सभी सुख या दुख, खुशी या गम, इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका ही लक्ष्य प्रतीक्षा करता है, उनका जो ध्येय है, उनका जो गोल है, वो उनका स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जी हाँ, मैं बता दूं आपको कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई भी चार्ज के बारे में हम आपसे कभी नहीं करेंगे। बस आप तो वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना वो बहुत बड़ी है। तो शेयर कीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स, जो भी रिलेटिव्स हैं और भी जो फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी आपके चाहने वाले हैं, चाहते हैं, उन सब को ये पता चल सके कि ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन है, वो भी 100% फ्री। ओके, चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 8 स्टार्ट कर दिया है और पधारो हमारे देश, राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान के बारे में, वहां के जनजीवन के बारे में हम जान चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक की आखिर किसने लिखा, जिन्होंने लिखा उनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, किस तरह का संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। साथ ही साथ पधारो हमारे देश चित्र में भी आप देख सकते हैं राजस्थान की, रेगिस्तान की और वहां के लोगों की जो कार्य कुशलता है, जो भावना है, उसको बहुत ही अच्छे से अनुपम मिश्र जी ने यहां पर व्यक्त किया है। इस पाठ में हम ये भी जानेंगे कि लगभग जो औसतन जो वर्षा होती है, वहां वर्षा की मात्रा कितनी कम होती है। 116 के स्थान पर सिर्फ 16 सेंटीग्रेड या सेंटीमीटर ही वर्षा वहां पर हो पाती है। उसके बाद भी वहां के लोग रोना गाना नहीं गाते हैं कि अरे भाई क्या करें हम, हमारा जीवन तो ऐसे ही कट रहा है। वो खुश होकर एकदम मस्त तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, किसी से कोई गिले शिकवे नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, ना परमात्मा से ना आपस में, रहते हैं मिलजुल कर। और एक बात आपने सुनी होगी इस चैप्टर में कि जब जैसे मुंबई, कलकत्ता, ये जो बड़े बड़े नगर और महानगर है ना, जब इनका कोई अस्तित्व नहीं था, तब राजस्थान का जो संपर्क था, आयात निर्यात का जो समय था, वो अंग्रेजी सरकार अर्थात विदेशों से बिल्कुल कनेक्टेड था। उस समय भी राजस्थान रेगिस्तान में परिवर्तित होने के पीछे भी लाखों वर्षों की कहानी है, क्योंकि रेगिस्तान में परिवर्तित होने से पहले राजस्थान एक समुद्र था। सुनने में कैसा लगता है ना कि हाँ, ये कैसे संभव है? ये संभव है। लाखों वर्षों पूर्व की यदि हम बात करें तो राजस्थान, जहां आज रेगिस्तान, मरुस्थल देखने को मिलता है, वहां समुद्र हुआ करता था। इसलिए आज भी वहां के लोगों के मन में समुद्र के प्रति मान सम्मान, समुद्र के कई नामों से वे परिचित हैं। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब मरुस्थल में परिवर्तित हुआ तो मरुस्थल में परिवर्तित हुए भी हजारों वर्ष बीत गए हैं, परंतु वहां की जो रीति रिवाज, संस्कृति और जो बातें चली आती ना, कड़ी से जुड़ी हुई, एक चेन से दूसरी चेन, कड़ी में कड़ी इस तरह से जुड़ी हुई, तो सबको ये पता है। और उस बात को याद करके वे रोते नहीं है कि ओहो आज हम कैसे अपना जीवन जिए। बूंद बूंद को सहेज कर रखते हैं वे। एक एक बूंद उनके लिए अमृत के समान होती है, रत्न के समान होती है। कई जगह जगह पर जब बरसात होती है तो वो छोटी छोटी कुएं या छोटे छोटे तालाब, पोखर इस तरह का निर्माण कर देते हैं ताकि बूंद बूंद को भी वो सहेज कर रख सकें।
इतने अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए चलते हैं अनुपम मिश्र जी के जीवन परिचय की ओर, जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। अनुपम मिश्र जी जाना माना नाम, नमन करते हैं हम हिंदी के और सभी भाषाओं के रचनाकारों को, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से हम सबके जीवन को एक नई दिशा प्रदान की। अनुपम मिश्र जी का जन्म सन 1948 में हुआ। कब हुआ? सन 1948 में। वे हिंदी के मूर्धन्य कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी के सुपुत्र हैं। भवानी प्रसाद नाम भी हिंदी साहित्य में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हीं के सुपुत्र हैं अनुपम मिश्र जी। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्ष छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में बीते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद एवं मुंबई में हुई। बाद में वे दिल्ली आ गए और यहीं से संस्कृत में एमए किया। उन्होंने सन 1969 में गांधी शांति प्रतिष्ठान में कार्यभार संभाला और तभी से इस संख्या के पर्यावरण प्रकोष्ठ में सेवारत हैं, इस संस्था के। ठीक है, लंबे अरसे तक नगरीय जीवन बिताने पर भी गांव का मोह नहीं हटा और इसलिए ग्रामीण संस्कृति की झलक उनके साहित्य में दिखाई देती है। कहते हैं ना, हमारी जो जन्मभूमि रहती है उससे हमारा नाता तो जीवन पर्यंत रहता है। चाहे हम कहीं भी जाकर अपनी कर्म भूमि में बस जाएं या फिर देश से विदेश में भी चले जाएं, लेकिन हमारे गांव की खुशबू, हमारी जन्मभूमि की मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू है वो हमें अपनी ओर खींच ही लेती है। ठीक इसी तरह से यहाँ भी दिया है कि उन्होंने जगह, मतलब बहुत सारी जगह या स्थान या बड़े बड़े शहर और नगरों में जाकर भी शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने कार्य भी किया, परंतु उनका जो मोह है वो अपने गांव से कभी नहीं हटा और हटना भी नहीं चाहिए। इसलिए ग्रामीण संस्कृति को इस झलक उनके साहित्य में साफ साफ दिखाई देती है। कभी कभी आपने देखा है कि जैसे हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ के लोगों से वार्तालाप करते हैं या व्यवहारिक भाषा में आते हैं तो वहाँ के लोग हमें बोली से ही समझ जाते हैं कि हाँ, आप यहाँ के तो नहीं ऐसा। मान लीजिए हम राजस्थान में चलें, जैसा कि लेखक कह रहे हैं पधारो हमारे देश। यदि हम राजस्थान में जाएंगे, हम कितनी भी कोशिश कर लेंगे ना कि घड़ी खम्मा सा और ये वो, मतलब, लेकिन फिर भी वो समझ जाएंगे कि हम राजस्थानी नहीं हैं। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति की बोली में वहाँ की झलक दिखाई देती है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। कि कहीं भी हम जाते हैं, जैसे मामा के घर जाते हैं, चाचा के घर, बुआ के घर, जहां भी कहीं थोड़ा थोड़ा पानी के टेस्ट में अंतर आता है। हम कहते हैं अरे यहाँ का थोड़ा पानी अंतर है, थोड़ी सी, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। उसी तरह से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर वाणी अर्थात बोलचाल की भाषा में भी अंतर है। बोलते अधिकतर सभी हिंदी हैं, लेकिन उस हिंदी बोलने में भी बहुत अंतर होता है और सब कैच कर ही लेते हैं कि ये मूल निवासी वहां के नहीं है जहां पर ये आए हैं। चाहे हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, कितना भी अंग्रेजियत को स्वीकार लें, लेकिन हमारी जो गांव की मिट्टी है वो हमें जकड़े रहती है और जकड़ना भी चाहिए। मिश्र जी गांधीवादी विचारक हैं और एक सजग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ना केवल ये साहित्यकार बल्कि राजनीति से भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ गांधीवादी विचारक कैसे? सत्य और अहिंसा के पुजारी। और देखिए, पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर उनकी पैनी दृष्टि रही है। उनकी रचनाओं में अधिकतर पर्यावरण संबंधी जो खतरे हैं या जो घटनाएं हैं या जिनसे व्यक्ति जूझ रहा है, उन पर इन्होंने बहुत ही तीखी नजर या पैनी दृष्टि डाली है, ताकि वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सबको जागृत कर सकें कि उठो, जागो और देखो कि ये जीवन, ये दुनिया, ये प्रकृति, ये जल, ये हवा, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी नहीं है। इस पर समस्त प्रकृति का अधिकार है, परंतु नहीं पता कि किस तरह से मनुष्य स्वार्थी होकर सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोचने लगा है। जिसके पास बहुत पानी है तो वो यूं ही पानी को बर्बाद करते जाते हैं। पाइप, बड़े बड़े मोटे मोटी पाइपलाइन से अपनी गाड़ी और रास्ते धोते नजर आते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन यदि हम बात करें राजस्थान की, तो कैसे वो एक एक बूंद को सहेज कर रखते हैं, क्योंकि वहां पर तो वर्षा का जो स्तर है वो भी औसत स्तर से बहुत कम है। पानी की कीमत तुम क्या जानो या हम क्या जाने, ये वही जान सकता है जो उस तरह का जीवन व्यतीत करता है। तो क्यों ना हम सभी आज ये शपथ लें
कि हम भी जल संरक्षण में अपना योगदान देंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं कि ठीक है अब हम कम पानी पिएंगे, हो ऐसा नहीं करना है। जो भी कहीं हम जैसे देखें कि जल की व्यर्थता है या जो काम हम एक ग्लास या एक मग या एक बकेट से बाल्टी से कर सकते हैं, वही काम हम इस तरह से क्यों करें कि पानी बर्बाद हो। पानी की सुरक्षा हम सबके हित में है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी यदि इसी तरह से हम पानी की बर्बादी करते रहे तो आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल जैसे आज जो तेल हैं या जो पेट्रोल डीजल हैं वो आज बिक रहे हैं ना, उसी तरह से पानी की कीमत तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए हमें अभी से ये संकल्प लेना होगा, अभी से ये शपथ लेनी होगी कि हम सब के सब मिलकर जल संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे। पानी की समस्या पर उन्हें विशेष ध्यान दिया और उन्हीं समस्या पर उन्होंने विशेष ध्यान देते हुए कार्य क्षेत्र में जुटे रहते हैं। अनुपम मिश्र जी की रचनाओं में एक और भारत के गांव की मिट्टी की सौंधी गंध है, तो दूसरी ओर ज्वलंत समस्याओं के प्रति विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। जो प्राकृतिक जैसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उनका किस तरह से दोहन हो रहा है, उस तरफ भी उनकी बहुत पैनी दृष्टि रहती है, उस पर आधारित भी रचनाएं करते हैं। और साथ ही साथ ज्वलंत समस्याएं समझते हैं, जो खतरनाक सी समस्याएं जो समाज के लोगों द्वारा समाज के द्वारा ही दी जाती हैं, समाज के लोग ही उसके कर्णधार होते हैं और अपने आप को पर्दे के पीछे रखकर बिल्कुल सफेद पोश बन जाते हैं। तो उन समस्याओं पर भी उन्होंने रचनाएं की हैं। इसलिए अकाल, वर्षा, पानी जैसी समस्याओं ने उनके लेखन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उनकी भाषा सरल, सहज और बोलचाल की भाषा है। आंचलिक राष्ट्र उनकी रचनाओं में खूब बोलते हैं। अनुपम मिश्र की प्रमुख रचनाएं हैं आज भी खरे हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें, हमारा पर्यावरण। पुस्तक के निर्माण में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। पधारो मारे देश में लेखक ने हमारे जनजीवन में रचे बसे राजस्थान को, जन संस्कृति को सामाजिक किया है कि वहाँ के लोग, वहाँ का जनजीवन, वहाँ के वातावरण, किस तरह से लोग वहाँ जीवन यापन करते हैं, उसको बखूबी यहाँ पर उन्होंने अपनी कलम और अपने विचारों की सहायता से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। उनकी दृष्टि में जल संरक्षण हमारी ग्रामीण संस्कृति की पहचान है और जीवन, समाज एवं राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। जल ही जीवन है। हम सब ये निबंध लिखते आ रहे हैं, हम सब ये स्लोगन बोलते नजर आते हैं, नारे लगाते हैं, जल ही जीवन है। या 5 जून जब पर्यावरण दिवस होता है तो बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा देते हैं, हाँ जल है तो कल है, जल ही जीवन है। अरे भाई, सिर्फ जानने से ही कुछ नहीं होगा, मानना भी होगा, अपनाना भी होगा, तब जाकर हम उसमें शामिल हो पाएंगे। तो जल ही जीवन है की सार्थकता को स्पष्ट करती यह रचना आज की युवा पीढ़ी की नैसर्गिक जल सोनों और जल संरक्षण के पारंपरिक उपायों से परिचित कराती है और उनके महत्व के प्रति हमें नए सिरे से जागरूक बनाती है। लोक जीवन में बोली जाने वाली हिंदी के ताजे मुहावरों के साथ विषय में गंभीरता और शैली के प्रभाव का जीवंत रूप उनके गद्य को नई आभा से मंडित करता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में हमेशा ही सरल और सहज शब्दों का प्रयोग किया है, साथ ही साथ मुहावरों के प्रयोग से अधिक रोचकता भी लेकर आते हैं। यह एक ऐसा गद्य है जिसमें हिंदी भाषा की आंचलिकता, समृद्धि और हिंदी के यथार्थ बोध का एक स्पष्ट होता है। देखिए, आप देख सकते हैं, आपने और भी देखे होंगे और हो सकता है कि आप में से कोई राजस्थान का हो। बताइएगा मुझे कमेंट करके कि क्या आप कभी राजस्थान गए हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। उसको क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। वाओ, वेरी नाइस। तो अब आप देखिए, यहाँ पर ऊंट चलते नजर आ रहे हैं। एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है जो हमने बचपन में पढ़ा था कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, या ऊंट ही एकमात्र ऐसा पशु या जानवर क्यों है जो रेगिस्तान में प्रयोग में लाया जाता है। ऐसा क्या है? एक और पंक्ति याद आई मुझे कि कुछ कविता थी ऊंट पर कि ऊंट खड़ा जो पी लेता है 30 दिनों का पानी पीकर वो स्टोर करता है अपनी बॉडी में, क्योंकि वहाँ पूरे तरह तो पानी नहीं है, सूखा और अकाल की भी नौबत आती ही है वहाँ। तो ऊंट ही एकमात्र ऐसा पशु है, जानवर है, जो लोगों की सहायता करते हुए वहाँ के जनजीवन और वहाँ की प्रकृति में अपने आप को सही और सुरक्षित रख पाता है।
चलिए चलते हैं पाठ पर। तो इसमें मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि आपने बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस देखे, वीडियो देखा? यदि नहीं देखा तो अच्छे से देखिएगा। और उसके बाद भी जो भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में उपज रहे हों और अन्य प्रश्नों की ऐसी ऐसी उथल पुथल आपके मस्तिष्क में एकदम उमड़ रहे हों, तो बिल्कुल भी बिना किसी संकोच के, कोई भी संकोच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अरे चलो बाद में कर देंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। जो काम हमें करना होता है वो तुरंत किया कीजिए, नहीं तो बाद में हम भूल जाते हैं। तो आपको यदि कोई क्वेश्चन आता है कि अरे ये तो कवर ही नहीं हुआ, यदि इस तरह का कोई प्रश्न पूछ लिया तो हम क्या बताएंगे, तो जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। पधारो हमारे देश अनुपम मिश्र जी द्वारा रचित एक फीचर है। अनुपम मिश्र ने पर्यावरण के महत्व को समझते हुए पानी संरक्षण की सीख दी है कि पानी की जो रक्षा है, सुरक्षा है, वो हमें क्यों करनी चाहिए और किस प्रकार करनी चाहिए। वे एक गांधीवादी विचारक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज राजस्थान की धरती अथाह बालुका राशि से पटी है। बालुका मीन्स रेत। यहाँ कभी समुद्र की लहरें उठा करती थीं। बिल्कुल, अभी मैंने बताया ना आपको कि राजस्थान रेगिस्तान भी समुद्र हुआ करता था। लगभग लाखों वर्षों पहले की ये बात है कि जहां आज मरुस्थल है, जहां आज रेगिस्तान है, वहां समुद्र हुआ करता था। यहाँ पानी की बड़ी कमी है, वर्षा कम होती है और गर्मी भी खूब पड़ती है, फिर भी यहाँ के लोग खुशहाल हैं। राजस्थान के मरुदेश में दुनिया के अन्य ऐसे प्रदेशों की तुलना में ना सिर्फ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, मतलब आप सोचिए कि वहां वर्षा कम, गर्मी अधिक, जनसंख्या भी अधिक, क्षेत्रफल भी अधिक, लेकिन उस प्राकृतिक संसाधन की कमी में भी लोग खुशहाल रहते हैं। उसमें जीवन की सुगंध है, जीवन का कलरव है। वहां के लोगों ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना कभी नहीं रोया, बल्कि उसे चुनौती मानकर उसका विकल्प तलाशा और अपने काम में सफल भी हुए। जहां चाह वहां रहा। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यदि हम बात करें ना, थाली सामने रखी है, 56 भोग, बिल्कुल बहुत अच्छे से, अब वो अपने आप तो जाएगा नहीं ना, जब तक आप उसको तोड़कर मुंह में नहीं ले जाओगे। थाली क्या कुछ भी रखा रहेगा, नहीं जाएगा। तो बस जीवन यही है, कर्म प्रधान है। जितने अच्छे से आप कर्म करोगे उतने अच्छे से आप जीवन जी पाओगे, या हम जीवन जी पाएंगे। कर्म ही सर्वोपरि है। ये सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है, ये यथार्थ है, ये वास्तविकता है। यहां पिछले 1000 साल के दौर में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और फिर जयपुर जैसे बड़े शहर भी बहुत व्यवस्थित ढंग से बसे हैं। व्यवस्थित ढंग से बसे हैं, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ हो रहा है, बिल्कुल लापरवाही के साथ व्यवस्थित है। इनकी आबादी भी अच्छी खासी है। इनमें से प्रत्येक शहर अलग दौर में लंबे समय तक सत्ता, व्यापार और कला का प्रमुख केंद्र भी बना रहा था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था या स्वतंत्रता से पूर्व, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर विदेशों का निर्यात आयात होता था? तो यही एक राज्य था, राजस्थान। जहां जैसे आज जो महानगर कहलाते हैं ना, मुंबई, कलकत्ता, उनका कोई अस्तित्व नहीं था। तब राजस्थान ही एकमात्र राज्य था भारत से जो विदेशी व्यापारियों का आवागमन का साधन था, मतलब आवागमन करने का एकमात्र राज्य था। और आपको यह भी पता है कि यहाँ के लोग कितने कलाकार होते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, मजे हुए कलाकार रहते हैं। किसी भी जैसे भवनों का निर्माण हो, मंदिरों का निर्माण हो, या बड़े बड़े विशाल इमारतों का निर्माण किया जाए तो राजस्थान से आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं। पता है ये आपको? बहुत ही सुंदर, जैसे आप परिधान को लें या वहाँ की नक्काशी को लें, जहाँ भी देखिए अब राजस्थानी एक अलग छटा छोड़ती है, एक अलग पहचान बनाती है। व्यापार और कला का प्रमुख केंद्र रहा। जिस समय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे आज के बड़े शहरों का नामो निशान नहीं था, अभी मैंने बताया ना, उस समय राजस्थान के कई जिले विदेशी व्यापार के केंद्र थे। इतना सब कुछ प्रकृति द्वारा पानी नहीं दिए जाने के बाद भी हुआ। यदि वे चाहते, मतलब मान लीजिए पानी का रोना रोते कि अब हम क्या कर सकते हैं, और सब वो कहते भी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भला क्या कर सकते हैं। जैसे छोटा सा भी हमें कुछ एक बहाना ही कहेंगे, क्योंकि काम ना करने के 100 क्या 1000 क्या अनगिनत बहाने हैं। मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरा सिर दर्द हो रहा था, छोटे छोटे बहाने बता रही हूँ। अब मैंने कार्य नहीं किया, मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मैं दूसरे विषय का होमवर्क कर रहा था। लेकिन काम करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है
क्योंकि मुझे कार्य करना था इसलिए मैंने कार्य कर दिया, दैट्स इट। जो इस तरह से अपने कार्य को करते हैं बिना किसी लापरवाही के, वो हमेशा हर क्षेत्र में आगे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी काम को टालना नहीं है। कबीरदास ऐसे ही नहीं कह गए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इन सब बातों को ध्यान रखना है। असल में वहां के लोगों ने पानी का संग्रह करना सीखा। उन्होंने वर्षा की बूंदों को सोने चांदी की तरह संजो कर रखा है। जैसे आज हम तिजोरियों में सोने चांदी हीरा ये सब रखते हैं, पानी को बर्बाद होने देते हैं, लेकिन वहां एक एक बूंद को रत्नों की तरह, कीमती हीरा मोतियों की तरह संभाल कर रखते हैं और उस तरह से उस पानी का सदुपयोग करते हुए अपना जीवन खुशहाल तरीके से जी रहे हैं। इसका उन्होंने कभी भी यश प्रशंसा बटोरने के लिए कोई प्रचार भी नहीं किया कि देखो हमारे पास पानी नहीं है फिर भी हम कितने अच्छे से जीवन जी रहे हैं। मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू कभी नहीं बने, कभी भी उन्होंने डींगे नहीं फेंकी। जबकि वो कहते, वो सच कहते, लोग उसको मानते, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रशंसा के लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया। आज देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहर, कई गांव, कई राज्यों की राजधानियां और देश की राजधानी तक अच्छी वर्षा के बावजूद पानी के मामले में दरिद्र हो चुकी है। दरिद्र समझते हो आप? दयनीय, गरीब एकदम। पानी होते हुए भी सबकी दया का शिकार बनना चाहते हैं, सबकी दया का पात्र बनना चाहते हैं। क्यों? और बर्बाद करें और ये हो सो प्लीज 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 मेरे विद्यार्थियों, ध्यानपूर्वक प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका हमें बहुत अच्छे से उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, ताकि हम भी उनका उपयोग कर सकें और आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका सही से उपयोग करते हुए अपना जीवन जी सके। इसके पहले कि जल का अकाल पड़े, हाहाकार मच जाए, सबको राजस्थान के प्राकृतिक तरीके से जल संग्रह के तरीकों को अपनाना चाहिए। वे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और ही हैं। हम लोग जैसे मनुष्य की तरह कि भाई अब वो क्या करें, वो जानवर हैं, वो थोड़ी कहेंगे हम भूख लगी है। अब वो पशु हैं, उनको क्या कष्ट होगा, वो इसलिए पशुओं को प्रेम करते हैं क्योंकि वो मूक होते हैं। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है हमारे ही देश के राज्य की, लोगों के बारे में। पानी की जो कीमत है वहाँ के लोगों को पता है। ये प्रश्न आ रहा होगा क्योंकि वहाँ पानी नहीं है इसलिए उनको कीमत पता है, ठीक है। तो हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसका हम नहीं होने के बाद भी जितना भी है, क्या हम उसके अच्छे से उपयोग करते हुए खुशहाल पूर्वक जीवन जी सकते हैं? यदि हाँ तो तारीफ है, काबिल हैं आप भी, बहुत बढ़िया। इसी तरह से रहना है तो हमें जल संरक्षण करना ही होगा। प्रकृति के जो संसाधन है, प्रकृति ने जो हमें धरोहर दी है, उसको बहुत अच्छे से सहेज कर संभाल कर रखना होगा, ताकि हमारे साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी भी इन सब का सदुपयोग करते हुए अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं आपको कि हर एक चैप्टर, हर एक गद्य खंड, हर एक काव्य खंड को इसी तरह से मैं प्रस्तुत करने आती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, हिंदी मीडियम की बात कर रही हूं, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री, मीन्स 100% फ्री, और साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ, हर एक विषय की वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।